प्यारे परीक्षार्थियों, फिर से एक बार आ चुके हैं कुलदीप सर और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे हमारी इस DSSS KVS सीटेट वाली जो आपको शिक्षक बनाने वाली क्लास है, उसमें सभी लोग जुड़ जाएंगे जल्दी से। समय हो चुका है और आपके सामने हाजिर हो चुके हैं विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आपके प्यारे कुलदीप सर। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे इस मिशन 2025 में, जहां पे हमने सपना देखा है कि आप सभी को टीचर बनाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग टीचर बनने के लिए आए हैं, सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। तो चलिए बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। ये कल मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता रहा हूं तो आप सभी के लिए अमीबा जो है, अमीबा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है। प्रणाम अर्णव जी, सभी का स्वागत है। सब बढ़िया चल रहा है और यहाँ पे पूछा गया है कि अमीबा में पाए जाने वाला ये जो सूडोपोडिया नाम का एक अंग होता है, उसका उपयोग या उसका यूज अमीबा द्वारा किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट माने कि दोनों के लिए। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको सबको सच में जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर मैं एक अमीबा की बात करूंगा तो अमीबा में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे कि अमीबा, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, अमीबा अमीबा कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, उसका वर्ग कौन सा है, इसका किंगडम कौन सा है, इसका फाइलम कौन सा है। उसी तरह से अमीबा में कौन से प्रकार का पोषण होता है, अमीबा में कौन से प्रकार का पोषण विधि होती है, सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। और उसी तरह से अमीबा जो उसका रिप्रोडक्शन होता है, मैं कि इसके अंदर जिस प्रकार का प्रजनन होता है, ये सभी बातें जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इन सभी बातों के ऊपर बहुत सारी एग्जामिनेशन में और जनरली हमारे टीचिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए सभी लोग एक एक करके आंसर करेंगे और अपनी रिवीजन शुरू रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अमीबा कौन से वर्ग से बिलोंग करता? तो ये रहेगा हमारा प्रोटिस्टा। कौन सा रहेगा? प्रोटिस्टा नाम का एक ग्रुप है जिससे बिलोंग करेगा। प्रोटिस्टा जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, इसकी एक खासियत है। खासियत यह है कि प्रोटिस्टा ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं जी? एक कोशीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशीय होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं अमीबा के अंदर कौन से प्रकार की पोषण विधि माने कि न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो इसका आंसर सभी लोग करेंगे। देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर करते हैं। चलिए बताइए, अमीबा के अंदर जो पोषण विधि पाई जाती है वो कौन से प्रकार की होती है? तो वो होती है आपकी हैलोजोइक। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि मानव के अंदर और अमीबा और पैरामेशी के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूट्रिशन की विधि रहती है वो कौन सी होती है? हैलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। और उसी तरह से अगर मैं प्रजनन की बात करूंगा तो अमीबा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? असेक्सुअल मान के अलैंगिक प्रजनन होता है। और उसमें भी अगर पूछा जाता है कि अमीबा कौन से प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका बाइनरी फिजन। क्या रहेगा? बाइनरी फिजन, जिसे बोलेंगे हम द्विधारी द्विधारी विखंडन, जिसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? द्विधारी विखंडन जिसे बोलेंगे। ये एक प्रकार का प्रजनन है जो अमीबा के अंदर पाया जाता है। पर एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, क्या अमीबा के अंदर केवल और केवल बाइनरी फिजन या द्विधारी विखंडन ही पाया जाता है क्या? जी नहीं। इसका आंसर मैं आपको करना चाहूंगा कि जब कभी भी खाने पीने के लाले नहीं होते हैं, खाने पीने के लाले मतलब खाने पीने को सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा चल रहा है जी। किसी ने अगर उसको पूछा कि और बताओ अमीबा पाजी कैसे चल रहा है, तो वो बोलेगा सब चंगा सी। जब इस तरह की उसकी कंडीशन होती है तो याद रखेगा अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर वही अगर इसको अगर किसी ने पूछा कि भाई साहब कैसे चल रहा है, तो अमीबा बोला कुछ ठीक नहीं है, खाने पीने के बहुत लाले पड़े हैं, है ना, कुआं सूख गया है, धान की खेती नहीं हो रही है, और धान की खेती के वजह से जो है खाने पीने के इतने लाले पड़े कि भाई एक ही टाइम का खाना खा रहा हूं। उस टाइम पे जब आपको फूड की कमी है, फूड की कमी है माने कि न्यूट्रिशन की कमी होती है, उस टाइम पे ये अमीबा क्या करता है? उसके शरीर के ऊपर, सब शरीर के ऊपर जो है एक प्रकार का सिस्ट बना लेता है।
एक प्रकार का आवरण बना लेता है और उसी आवरण के अंदर खुद का रिप्रोडक्शन करेगा और मल्टीपल सेल जो है उनके अंदर न्यूक्लियस बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो किसी, जिस तरह से मेंढक जो होता है ना, जब गर्मियां आ जाती है तो अंडरग्राउंड हो जाता है, उसी तरह से जब उसके लाले पड़े हो खाने पीने के उस टाइम पे एक सिस्ट बना लेता है। और जब बरसात आ जाए, जब बरसात आ जाए और फिर से उसके खेती में बाहर निकल आए, उस टाइम पे ये सिस्ट टूट जाता है और बहुत सारी कोशिकाएं जो है अमीबा की छोटी छोटी बन के बाहर निकलता है। तो इसे बोलेंगे हम मल्टीपल फिजन। इसे क्या बोलेंगे हम? मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बाइनरी और मल्टीपल फिजन, ये दो प्रकार के असेक्सुअल माने कि अलैंगिक प्रजनन आपको अमीबा के अंदर पाया जाता है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे। पूछा गया है अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए जी, सभी लोग आंसर करेंगे बढ़िया तरीके से। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी, फास्ट। अमीबा किस समूह के जीवों से संबंधित होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोटोजोआ रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटोजोआ रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटोजोआ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपको पूछूं कि अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होता है, माने कि जो पाचन विधि होती है, उस पाचन विधि में कितने स्टेप्स होते हैं या कितने स्टेजेस होते हैं? कितने स्टेजेस होते हैं, ये अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? पहला रहता है, कौन सा होता है जी? पहला होता है आपका इंजेशन, ग्रहण करना, इंजेशन। दूसरा होता है भाई साहब डाइजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन। तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन। तीसरा कौन सा होता है? एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और पांचवा कौन सा रहेगा? पांचवा रहेगा आपका इजेशन। कौन सा रहेगा? इजेशन। ये 5 प्रकार की जो डाइजेशन की स्टेजेस है जो मानव के अंदर पाए जाते हैं, वही आपके अमीबा के अंदर भी पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मानव जो कि एक मल्टीपल सेल्स का या बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ एक बहुत बड़ा इंसान है, उसी तरह से वो अमीबा जो कि एक कोशीय जीव है, उसके अंदर भी ये 5 प्रकार की विधियां पाई जाती है। कितना कमाल का जीव है भाई, कितना कमाल का जीव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विच प्रोसेस इज यूज्ड बाय द अमीबा टू एनगल्फ द फूड। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आने वाले समय में हमारे एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस बने हुए हैं। तो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अमीबा के अंदर जो भोजन को ग्रहण करने के लिए जो एक प्रोसेस की जाती है, उसे क्या बोला जाता है? चलिए बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है बी बोल रहे हैं, है ना? मैक्सिमम लोग बी बोल रहे। कुछ ही लोग हुए जिन्होंने बिल्कुल सही उत्तर किया है। इसका आंसर रहेगा आपका फैगोसाइटोसिस। उसे क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, और ये अमीबा के अंदर डिफ्यूजन कब होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे बोला गया कि खाना जो पकड़ता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। इस विधि को देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? मान लीजिए ये अमीबा है, और जैसे उसे खाना नजर आया, यहाँ पे खाना नजर आया, जो है इस तरह से बढ़कर जो है उसे अंदर ले लेता है। माने कि क्या हो रहा है जी? माने कि इस तरह से उसमें क्रिया हो रही है कि जब कभी भी खाना मिले या कोई ऐसी चीज मिले जिसको हमें ग्रहण करना है, तो कोशिका आगे बढ़कर जो है उसे खुद के अंदर समा लेती है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। और यही फैगोसाइटोसिस नाम की प्रक्रिया, इसे सेल ईटिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। सेल ईटिंग माने कि कोशिका का खाने का एक जो प्रकार है,
या उसकी जो पद्धति है उसको ही बोला जाता है। और ये सिर्फ अमीबा के अंदर ही नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं क्या ये फैगोसाइटोसिस हमारे मानव शरीर के अंदर होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। और कहां पे होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे मानव शरीर के अंदर, हमारे मानव शरीर के अंदर जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, उनका आकार कैसे होता है? सभी लोग पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि मानव शरीर में जो WBC माने कि व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, उनका आकार कैसे होता है? तो हम सभी को पता है कि उनका आकार ऐसा फिक्स नहीं होता है, वो आकारहीन होते हैं। कैसे होते हैं? आकारहीन होते हैं, माने कि उनके अंदर कोई भी आकार नहीं होता है। और जब कभी भी किसी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को या कोई भी ऐसा पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया हो और हमें बीमार करने वाला हो, उनको ये WBC खा जाते हैं। खा जाते मतलब उनके दांत नहीं बाहर निकले हैं। उनके दांत बाहर निकले हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। उनका मुंह होता है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। मतलब खाएंगे कैसे? जिस तरह से ये आपको चीज नजर आ रही है ना, क्या हो रहा है, एक कोशिका है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो सीधा उसे अंदर अपनी कोशिका के अंदर समा लेना, मान कि इसे ही बोला जाता है आपका फैगोसाइटोसिस। इसे क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, ये हमारे सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया 2015, सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते कितने लोगों को ये पसंद आता है। अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कौन से प्रकार की विधि होती है, डाइजेशन की स्टेजेस होती है हमारे मानव शरीर के अंदर। चलिए बताइए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात की जाए, माने कि मानव पोषण की अगर विधि की बात की जाए, तो उसके अंदर जो वेरियस जो डिफरेंट स्टेजेस में या विभिन्न चरणों में जो डाइजेशन होता है, उसको हमें सीक्वेंसली अरेंज करना है। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल। आरबीसी जो है डिस्क शेप के होती है ना, फ्लैटेंड डिस्क शेप होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहला हम क्या कहेंगे? खाना खाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? खाना खाएंगे। तो बी को कैंसिल कर दो और डी को कैंसिल कर दो। खाना खाने के बाद क्या होगा जी? खाना खाने के बाद जो है वो होगा आपका डाइजेशन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन होगा 3 नंबर पे। फिर होगा आपका चौथे नंबर पे एसिमिलेशन। और सबसे आखिरी की स्टेज क्या रहेगी आपकी? 5वीं, वो रहेगी आपकी इजेशन। क्या रहेगी? इजेशन माने कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना। तो यहां पर देखिए जोड़ियां कौन कौन सी आ रही है आपकी। तो सबसे पहला आएगा आपका डी, और उसके बाद आएगा आपका ई। डी और ई कहां पे? ऑप्शन नंबर ए। क्या पे? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है आपके? चलो, तो डाइजेशन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूं, सभी लोग उसके आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए, ये मान लीजिए हमारा मानव शरीर का डाइजेशन की पूरी कंडीशन है, ठीक है? हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, दांतों से उसको चबाएंगे, चबाते वक्त जो है सलाइवा निकलती है, वो उसमें मिक्स होगी। फिर हमारे जो आहार नाल है, जो आहार नलिका है, जिसे हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं, वो वहां से खाना कहां पे आके गिरेगा? वो गिरेगा हमारे पेट के अंदर। पेट में अंदर कौन सा एसिड बनता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसी के साथ साथ कुछ एंजाइम जो है उसके पाचन में मदद करेंगे। फिर वहां से जाएगा आपकी छोटी आंत में, उसके बाद जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के एनस से बाहर। तो ये पूरा का पूरा हमारा पाचन विधि है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मानव शरीर में पाचन कहां से शुरू होता है? पाचन कहां से शुरू होता है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मानव शरीर में पाचन कहां से शुरू होता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारे माउथ से शुरू होता है। माउथ माने कि मुंह, जिसे हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी भी बोलते हैं। और माउथ में डाइजेशन का काम कौन करेगा जी? वो करेगा हमारी सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी? सलाइवरी ग्रंथि जो होती है, और ये आपका एमिलेज नाम का एंजाइम जो है बाहर निकालती है। और सभी लोग ये एमिलेज एंजाइम क्या करती है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं कितने लोगों को याद आ रहा है। चलिए, सभी लोग मुझे बताएंगे कि मानव शरीर में माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा ग्रंथि होती है,
वो एमिलेज नाम का एंजाइम निकलती है। वो एमिलेज एंजाइम क्या करते हैं जी, ये क्या काम करते हैं, ये एमिलेज एंजाइम जो होती है खाने में मौजूद जो स्टार्च होता है इसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करती है, शक्कर में कन्वर्ट करती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, क्वेश्चन क्या है, अगर मैंने आपको पूछा कि मानव शरीर में खाया जाने वाला जो खाना होता है उसका पूर्ण पाचन कहां पर होता है, उसका पूर्ण पाचन कहां पर होता है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताएंगे पूर्ण पाचन कहां पर होता है, चलिए बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और उसी तरह से मैं अगर, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी तरह से आंसर करते रहना है जी। बहुत खूबी से आंसर कर रहे हैं सभी लोग। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोलेंगे हम छोटी आंत, क्या बोलेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत में ऐसा कौन सा घटक होता है, ऐसा क्या होता है कि जहां पर मानव शरीर में किया जाने वाला 90% से भी ज्यादा अवशोषण खाने का, अवशोषण मुख्य तौर पर कहां पर होता है, वो अवशोषण भी आपका कहां पर होगा, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा ऐसी संरचना होती है, ऐसी कौन सी संरचना होती है, बहुत बढ़िया, उसे बोला जाता है विली। इसे क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है। ये विलीज क्या करते हैं, हमारी जो छोटी आंत होती है उसका अंदर का जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ाने का काम करती है। और विली का स्ट्रक्चर अगर आप निकालोगे तो मान लीजिए छोटी आंत की अंदर की लेयर है और उसके ऊपर इस तरह से उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो है, इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे हम विलीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलीज बोलेंगे। और क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस विलीज के ऊपर कौन सी प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, चलो देखते हैं। जो बोलते हैं ना सर कि एकदम क्वेश्चन एकदम जबरदस्त लीजिए, तो इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन से ही आपका पूरा का पूरा जो है पढ़ाई हो जाएगा। चलिए मुझे बताएंगे कि ये जो विलीज मैंने यहां पर निकाला है, इस विलीज के ऊपर कौन से प्रकार के ऊतक होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। तो इनके ऊपर कौन से ऊतक होते हैं, वो होते हैं आपके इपिथेलियल टिश्यू होती है। इपिथेलियल थेलियल टिश्यू जिसे हम उपकला ऊतक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक। और उसमें भी कौन से प्रकार की उपकला ऊतक होते हैं, उनमें होते हैं आपके कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर उपतला ऊतक जिसे हम क्या बोलेंगे, स्तंभाकार। इसे क्या बोलेंगे, स्तंभाकार उपकला ऊतक जो होते हैं यहां पर पाए जाते हैं, जो जनरली अवशोषण में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, अवशोषण में मदद करते हैं। यह आपको याद रखना। यहां तक क्लियर हो गया है, यहां तक क्लियर है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो ये पूरा हो गया आपके डाइजेशन के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, जो सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आंसर करते करते जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आप सभी को एकदम बेसिक से पढ़ाते हुए लेके जाऊंगा। एक एक कंसेप्ट जो है क्लियर करते करते आगे बढ़ेंगे। शायद कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि सर आप क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो, मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूं, एग्जामिनेशन आपके क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था ये पूरी की पूरी सीरीज जो है अगर आप अटेंड कर लेते हो तो DSSB, सीटेट, केवीएस में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यूज है सभी के सभी आपके लगभग 10 दिन में कवर हो जाएंगे। और ये 10 दिन में जो कवर होने वाले पीवाईक्यूज है वही आपके बीपीएससी और जो भी आपकी शिक्षक भर्ती रहेगी वहां पे काम आएंगे। ये मेरा दावा है आप सभी के लिए। बाद में आपके ऊपर है आपका पेशेंस कितना होता है, बाकी चीजें उसके ऊपर निर्भर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। तो एसिमिलेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जी नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन हैज अ फिंगर लाइक, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है क्या, जी नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये आपका सही उत्तर रहेगा। जी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। यहां पे लिखा गया है कि छोटी आंत के मुकाबले
बड़ी आंत जो होती है वो छोटी होती है और चौड़ी होती है। जी बिल्कुल सही बात बोले आपने। अगर मैं छोटी आंत की बात करूंगा तो लगभग वो 6 से 8 मीटर के आसपास होती है, पर वही अगर मैं बड़ी आंत की बात करूंगा तो लगभग वो 2 से 3 मीटर के बीच में ही होती है। माने कि लंबाई में उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। और साथ में ये जो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत आपको नजर आ रही है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, और ये जो बड़े पैमाने में ज्यादा मोटी और छोटी आपको नजर आ रही है लेंथ वाइज, ये है आपकी बड़ी आंत। कौन सी आंत है? बड़ी आंत। क्लियर है? कोई मुझे बता सकता है कि हमारे शरीर में इस बड़ी आंत का काम कौन सा है? कोई बताएगा मुझे कि हमारे शरीर में ये जो बड़ी आंत मैंने आपको बताया, इस बड़ी आंत का काम कौन सा है? चलिए बताएंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों जो है वो समझ में आता है। मैंने आपको क्या पूछा है? मैंने आपको पूछा है कि हमारे शरीर में जो बड़ी आंत होती है, जो बड़ी आंत होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे बोलेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे। इस लार्ज इंटेस्टाइन का काम कौन सा होता है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पे सबसे पहला काम यह होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको थोड़े बहुत समय के लिए संग्रहित करके रखना, यह बड़ी आंत का सबसे पहला कार्य है। ठीक है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए खुद में संग्रहित करना, संग्रहित करना माने कि स्टोर करना, ये बड़ी आंत का काम है। और उसी तरह से बड़ी आंत में सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन किया जाता है आपका पानी का, माने कि पानी का अवशोषण करने वाला, पानी का अवशोषण करने के लिए बड़ी आंत का काम होता है। और उसी तरह से बड़ी आंत का एक और काम होता है, अगर मैं आपको बताऊं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या कि इन दो कार्यों के अलावा बड़ी आंत का हमारे शरीर में एक और कार्य होता है? ये कार्य ये होता है कि आप सभी को पता है कि विटामिन के, है ना, और विटामिन जो B12 होता है, इनको संग्रहित करने में और उसी तरह से इनको बनाने में, इनको बनाने में मदद करने वाले जो ई कोली बैक्टीरियाज है, जो ई कोली बैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं हम कोलीफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलीफॉर्म बोलते हैं। या इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, या अच्छे जीवाणु बोलते हैं। वो अच्छे जीवाणु कहां पर होते हैं? वो होते हैं आपके बड़ी आंत के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं? बड़ी आंत के अंदर होते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में अगर आ रहा है, तो लाइक किए बिना आगे नहीं जाना। ठीक है? लाइक जरूर कीजिएगा, और ये जितने ज्यादा बच्चों तक आप इसे भेज सकते हो उनको भेजिए, ताकि आने वाले समय में इस 2025 में होने वाले केवीएस, DTPSB, सीटेट, साथ में बीपीएससी क्यों ना रहे, उनमें अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये हम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे DSSB और केवीएस के भी क्वेश्चन रखे हैं, उनको भी देखकर ही जाने। ठीक है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जिनको मेहनत पसंद आ रही है वो लाइक जरूर करेगा, जिसको मेहनत पसंद आ रही है वो लाइक जरूर करेगा। ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, ये सभी में काम आएगा आपको। ठीक है? क्योंकि बेसिक बेसिक फंडामेंटल चीजें ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बराबर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 500 के ऊपर लाइक हो चुके तो हमारा टारगेट कितना रहेगा? 1000 बच्चों के लाइक का रहेगा। ठीक है? सभी लोग उसके लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन से ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित किए जाते हैं। कहां पे? यकृत में संग्रहित किए जाते हैं। यकृत माने होता है हमारा लीवर, और हमारे शरीर को प्रतिदिन की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कौन से रहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, मान की वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, वो होते हैं आपके कीड़ा, KEDA। और ये सभी के सभी विटामिन जो होते हैं वो संग्रहित की जाते हैं हमारे शरीर में। कहां पर? ये लीवर में संग्रहित किया जाता है। किसमें? लीवर में संग्रहित की जाती है। तो आप भी ऑब्वियस आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और उसी तरह से एक और बात मैंने आपको बोली थी, अगर आपको याद आ रहा है तो ऐसा कौन सा वाटर सोलुबल विटामिन है, ऐसा कौन सा पानी में घुलनशील होने वाला विटामिन है जिसे लीवर में स्टोर किया जाता है?
ठीक है, तो वो है आपका पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील एक ऐसा विटामिन जो लीवर में संग्रहित किया जाता है, उसका नाम है B12। क्या नाम है? B12। और ये B12 विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज भी है। देखो, हम आप सभी के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। अभी अभी अमित सर मेरे पास आए हैं कि सर हमने बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया जो है एक टेस्ट रखा है। कौन कौन यहाँ पे जो क्लास कर रहा है वो टेस्ट देना चाहता है, जो आज आप सभी के लिए अरेंज किया जाने वाला है। जो भी बच्चा आज टेस्ट देना चाहता है वो जरूर अपना हाथ ऊपर करेगा। सर यहाँ पे टेस्ट किसकी रहेगी? तो ये रहेगी आपकी करंट अफेयर की, करंट अफेयर की, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट रहेगी। और उसी तरह से ये आपकी 31 जान को अभी माने कि कितने बजे है जी? ठीक 7 बजे रहेगा। कितने बजे रहेगा? ठीक 7 बजे ये टेस्ट रहेगा आपका। और यहाँ पे करंट अफेयर कहां से पूछा जाएगा? तो ये लगभग हमारा जो पूरा का पूरा जनवरी 2025 जनवरी 2025 ये जो मंथ है उसका पूरा का पूरा करंट अफेयर के ऊपर ये टेस्ट रहेगा। और इसके लिए सभी लोग जो है अमित सर का जरूर थैंक यू अदा करेंगे, अमित सर का जरूर थैंक यू अदा करेंगे। और ये टेस्ट कहां पे मिलेगी ये भी आपका क्वेश्चन है, मुझे पता है। तो ये टेस्ट आपको मिलेगी करंट अफेयर बाय टीपी, करंट अफेयर बाय टीपी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो केवल और केवल आपको वहां पे करंट अफेयर मिलेगा। और इस करंट अफेयर के चैनल में डेली के आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन डाले जाते हैं, वो डेली अपडेटेड रहते हैं और ये आपको अपडेट करने में भी मदद करेंगे। अगर आप करंट अफेयर की डेली प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। और ये सोचकर आप सभी के लिए चैनल बनाया गया है, सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिए हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के DSSB में 2021 में पूछा गया है। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लोगो दिया गया है, ठीक है। अभी अभी जो है जो हमारे कमेंट चल रहे हैं वहां पे भी आपको उसका जो है ये लिंक दिया गया है। और मैं टेक्निकल टीम से ये गुजारिश भी करूंगा कि जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसकी लिंक जरूर डाल दीजिए ताकि करंट अफेयर के चैनल को बच्चे सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, हाँ। तो यहां पे पूछा गया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो एक बात मुझे बताओ, हमने पढ़े हैं इसके बारे में? नहीं पढ़े हैं क्या? देखो अभी तक अभी ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, है ना। जो मेरा डेली क्लास कर रहा है ना उनको लग रहा है कि सर क्या एक ही एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ही एक क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। एक्चुअली ये जो आयोग बने हैं ना वो एक ही एक क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं, कुछ नया क्वेश्चन पूछने की वो जो है वो उनमें क्षमता नहीं बची है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने ये PYQ सीरीज पूरी कर ली ना तो सच में बोलता हूं आपका 60% पढ़ाई यहीं पे खत्म हो जाएगा और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सभी लोग मुझे आंसर बता रहे हैं कि सर पहला और दूसरा दोनों भी सही रहेगा। तो ऑब्वियस हमने पढ़े हैं कि जो फ्रिक्शन माने कि अगर मैं घर्षण की बात करता हूं तो स्टैटिक सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है आपका स्लाइडिंग, उसके बाद क्या रहेगा आपका स्लाइडिंग, और थर्ड नंबर पे रहेगा आपका रोलिंग, थर्ड पे रहेगा रोलिंग, और उसके बाद रहेगा आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले इसमें बोला गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर, जी बिल्कुल, स्लाइडिंग जो है वो स्टैटिक से छोटा होता है, पहला सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग, जी बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? चलिए बताइए जी। बिल्कुल थोड़ा डिटेल में जाएंगे पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया,
इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन। क्या रहेगा? न्यूटन। और सभी लोग मुझे ये भी बता देंगे, सभी लोग मुझे ये भी बता देंगे कि फ्रिक्शन के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होता है वो कैसे होता है? ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? तो आपका इसका आंसर रहेगा, वो रहेगा कि फ्रिक्शन द्वारा किया जाने वाला कार्य माने कि जो वर्क होता है वो हमेशा निगेटिव रहता है। कैसे रहता है? हमेशा निगेटिव रहता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। मोशन माने कि गति जो होती है उस गति को ये क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। और अपोज करके क्या करेगा? उस गति को कम करने का काम करता है। और उसी तरह से एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि ये जो कार्य हो रहा है फ्रिक्शन द्वारा, बराबर है, वो कार्य अगर आपको करना है तो सर्वाधिक कार्य कब करना पड़ेगा? किस घर्षण को ओवरकम करने के लिए करना पड़ेगा? तो उसका आंसर रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण, उसे क्या बोलेंगे हम? स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। सर्वाधिक कार्य करने के लिए आपको स्टैटिक फ्रिक्शन को जब तक आप ओवरकम नहीं करोगे तब तक कोई भी बॉक्स या कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिलती है। ठीक है, देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आया है मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, पर उसके पहले थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसे हम फिसलन भरा घर्षण बोलते हैं, तीसरा होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, और चौथा होता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी तरल पदार्थ से या हवा से किसी भी चीज के मोशन को या गति को जो अपोजिशन मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ये क्लियर है सभी को? चले, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जहां पर कोई भी चीज जब वो अपनी जगह पे स्टेबल हो, ठीक है, तो उस स्टेबल जगह से उसे हिलाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसके अगेंस्ट में लगने वाला फोर्स होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और ये आप सभी के उदाहरण रहेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। ये अभी अभी जो है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी जो है इशारों इशारों में आपको मैंने बता दिया था कि इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए सभी लोग अच्छे से सोचेंगे इसके बारे में और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। सही बात, बहुत बढ़िया। सही, ठीक है, तो सभी ने सही उत्तर दिया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, स्थैतिक घर्षण रहेगा। क्या रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन माने कि स्थैतिक घर्षण रहेगा। यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि दो प्रकार के घर्षण को दो भागों में विभाजित किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैबिलिटी। पहला होता है आपका स्टैटिक माने कि होता है आपका स्थैतिक, और दूसरा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन माने कि जब कभी भी कोई चीज गति में आ जाए और गति में आने के बाद उसे लगने वाला जो अपोजिशन होता है उस घर्षण को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। गतिज घर्षण क्या बोलेंगे? गतिक घर्षण जिसे बोला जाता है। अब यहां पर एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, अगर किसी दिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में से बड़ा कौन होता है, तो आपका आंसर रहना चाहिए कि हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक में हमने फिर तीन प्रकार पढ़े हैं। पहला आता है आपका स्लाइडिंग, पहला आता है आपका स्लाइडिंग, दूसरा आता है आपका रोलिंग, और तीसरा जो हमने फ्लूइड फ्रिक्शन की बात की है, ये तीनों के तीनों प्रकार किसमें गिने जाते हैं जी? ये गिने जाते हैं आपके काइनेटिक फ्रिक्शन में गिने जाते हैं। क्योंकि ये तीनों प्रकार के जो घर्षण लगते हैं वो तभी लगते हैं जब कभी भी बॉडी जो है वो मोशन में हो, माने कि गति में हो, तभी लगते हैं। अगर कोई चीज अगर अपनी जगह पर ही खड़ी है तो उसको फ्रिक्शन लगता है, पर कौन सा घर्षण लगता है, कौन सा फ्रिक्शन लगता है? वो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। पर एक बार अगर बॉडी गति में आ जाए तो उसके बाद आप देखोगे कि उसे कम से कम बल में हम खींचकर या धक्का मारकर लेकर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बल कभी लगता होगा? तब लगता है जब बॉडी अपनी जगह पर ही खड़ी हो। ये कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है? चलिए सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपने देखा होगा
कोई चीज को शुरुआती में धक्का मारने में ज्यादा बल लगता है, एक बार वो मोशन में आ गई कि भाई साहब फिर धक्का मार मार के हम उसे लेके जाते हैं। इतना ये बात को कितने लोगों ने जो है अनुभव किया है? अगर आपने अनुभव किया है तो आपको ये चीज समझने में बहुत बढ़िया जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया है। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। द सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हम बेसिक से आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। 800 के ऊपर लाइक हो चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और हमारा ये रिसर्च अगर आपको पसंद आ रहा है। तो हर टॉपिक से आपको हर एग्जामिनेशन में पूछे जाए क्वेश्चन जो है वो करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपकी यांत्रिक ऊर्जा, मान के जिसे बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा नियम जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। चलो बताएंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि यहां पर कौन सा लॉ जो है ये अप्लाई किया जाता है। तो वो रहेगा आपका कौन सा जी? वो रहेगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे ही एक दूसरा भी नाम है, इसे इसे बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इस नाम से भी इसे पहचाना जाता है, इस नाम से भी इसे पहचाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? यहां पे क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये सबको क्लियर हो गया है। ओके, तो एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, उस कंसेप्ट के ऊपर सभी लोग जो थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी चीज को आप गति में लाते हो, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसमें अंदर जो है मैकेनिकल ऊर्जा आती है, मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। जब कभी भी किसी ग्राउंड से किसी बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो स्थैतिक ऊर्जा होती है, वो बढ़ते जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाती है और वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाता है आपका 0। पर जैसे ही वहां से वो नीचे बॉल आना शुरू हो जाती है तो उस केस में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है और स्थैतिक ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है। पर अगर आपको पूछा जाता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो याद रखेगा कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहेगी? टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी हमेशा समान ही रहेगी। क्या रहेगी? समान ही रहेगी। क्लियर है? यहाँ पे सबको समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किए है। अगर आपको याद आता है तो सभी लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्लास का खत्म हो गया, क्लास तो शुरू है, अभी भी समय है, अभी भी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट सीटेट के लिए, DSSS के लिए, कोई केवीएस की तैयारी कर रहे हो केवीएस के लिए, या कोई रिट की एग्जामिनेशन की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे, उन सभी के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी कागज को मैंने तेल लगा लिया, और कितने लोग जो है यहाँ पे कमेंट करेंगे या हाथ ऊपर करेंगे, कितने लोगों ने कागज को तेल लगाकर अपनी स्कूल में भाई साहब ड्राइंग या पेंटिंग किया हो, पेंटिंग किया हो, वो सभी लोग जो है अपना हाथ जरूर ऊपर करेंगे। तो मैं पहले ही मेरा हाथ जो है मैं ऊपर कर रहा हूं। मैं वही इंसान हूं जिसको पेंटिंग ढंग से नहीं आती थी, तो भाई साहब मम्मी जो है वो बालों में इतना तेल लगा देती थी कि ऐसे भी अगर कागज घिस लिए तो वो तेल जो है ऑटोमेटिक पूरे कागज में फैल जाता था। बराबर है? और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट।
तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा शब्दों में फेरफार हो चुका है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये अपारदर्शी नहीं होता, ये पारभासी होता है, ये पारभासी होता है। और ओपेक का मतलब होता है आपका अपारदर्शी। तो सभी लोग जो है एक बार अपना फिर से कमेंट में जो आंसर है उसे एक बार चेक कर लेंगे। चलिए बताइए। ट्रांसलूसेंट माने कि पारभासी होता है, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आपका पारदर्शी वस्तु होती है। बराबर है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है जी? जिसके लाइट जो है आर पार चला जाए, माने कि कोई भी ग्लास पकड़ लीजिए, ग्लास के आर पार लाइट चला जाता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसके आर पार थोड़ा बहुत लाइट चला जाता है, बराबर है, उसे हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और ओपेक का मतलब होता है, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, मान के जिसके आर पार लाइट नहीं चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो आपको पीछे का नजर नहीं आ रहा है, मान कि मेरी बॉडी क्या है? मेरी बॉडी है ओपेक बॉडी है, मान कि अपारदर्शी है। पर वही अगर मैंने ये मेरा ग्लास निकाला और मैंने यहां पर लगा दिया, तो क्या पीछे लिखा हुआ आपको इस ग्लास के मदद से दिखाई दे रहा है? सभी लोग यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए, मैं अगर यहाँ पे ग्लास लगाता हूं तो इसके आर पार आपको पूरी तरह से क्लियर नजर आ रहा है। मान कि ये ग्लास कौन सी चीज है? ये ग्लास है आपकी पारदर्शी वस्तु है। कैसी है? पारदर्शी वस्तु है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वो है आपकी शैडो का, शैडो जिसे हम बोलेंगे छाया। एक बात मुझे बताएंगे, शैडो बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? ठीक है। सबसे पहला होता है कि हमें एक प्रकाश का स्रोत चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्रकाश का एक स्रोत चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज होती है कि प्रकाश जो है वो उसने सीधी रेखा में प्रवास करना चाहिए, सीधी रेखा में प्रवास करेगा। और तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि हमें कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए, अपारदर्शी वस्तु चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। तो ये मुख्य 3 प्रकार की चीजें है। और साथ में एक और चीज, हमें कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन जिसे हम प्रोजेक्टर बोलते हैं, है ना। तो छाया जो बनी ना, एक तो ग्राउंड पे बनेगी ना, कोई ना कोई चीज तो चाहिए ना। तो ये सभी चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है छाया बनने के लिए। हम छाया का कुछ गुणधर्म भी पढ़े हैं कि छाया हमेशा काली होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो फेयर एंड लवली नहीं लगाती है भाई साहब। लगाती है क्या? नहीं लगाती है ना। और इसीलिए कोई भी इंसान चाहे गोरा रहे, लाल रहे, पीला रहे, हरा रहे, गुलाबी रहे, या कोई भाई साहब कैसा भी रहे, उसकी छाया हमेशा काली ही बनेगी। कैसी बनेगी? काली ही बनेगी। और ये काली पीली छाया जो बन रही है, उसका जो साइज है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, और उसी तरह से प्रकाश का स्रोत, उसकी दिशा क्या है। इन चीजों के ऊपर किसी भी छाया का साइज डिपेंड करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि ओपेक ऑब्जेक्ट द्वारा बनाई गई जो छाया है, ट्रांसलूसेंट माने कि पारभासी वस्तु के द्वारा बनाई गई छाया है, और ट्रांसपेरेंट वस्तु द्वारा बनाई गई जो छाया होती है, इनको उनके डार्कनेस के हिसाब से लगाओ। अरेंज, अरेंज, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा था, अरेंज द शैडो, शैडो formed by opaque object, opaque object, transparent object and translucent object, translucent object according to their darkness, to their darkness। कोई बता सकता है? स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है, तो स्पेलिंग पर मत जाइए। आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए ओपेक ऑब्जेक्ट को मैं ए लिख रहा हूं, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है इसे मैं बी लिख रहा हूं,
और जो ट्रांसलूसेंट माने कि पारभाषी वस्तु जो होती है इसे मैं सी लख रहा हूं, तो इनको उनके शैडो की जो डार्कनेस होती है, ठीक है, डार्कनेस होती है उसके हिसाब से जो ये लिखना है। चलिए बताइए। थैंक यू रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे टीचर बनोगे, है ना, आप बहुत अच्छे टीचर बनोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, क्या रहेगा जी, चलो बताओ। अगर मैं डार्कनेस की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, डार्कनेस की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा डार्कनेस किसकी बनती है, वो बनती है आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सबसे सबसे किसकी रहेगी, आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट की जो है वो डार्कनेस सर्वाधिक रहेगी। उसके बाद किसकी रहेगी, उसके बाद रहेगी आपकी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की। किसकी रहेगी, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की रहेगी। तीसरी कौन सी रहेगी, और सबसे कम जो शैडो होती है वो होती है आपकी ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है उसकी बनती है। तो इस सीक्वेंस में आपको लगाना था, और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। एग्जैक्टली कहां पर पूछा गया है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है यहाँ पे, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख पा रहे हो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पर आपको दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे कैसे थोड़ा सा धुंधला नजर, और यहाँ पे क्लियर नजर आता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन करो या केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी के लिए टीचिंग परीक्षा की ओर से जो है, जो उसका फाउंडेशन मंथ चल रहा है, उन सभी के अवसर के ऊपर जो है विनर ये कूपन कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम 60% का डिस्काउंट जो है उसे हासिल कर सकते हो, और अपनी तैयारी और भी मजबूत और जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए ऑफर रहेगा, आप जरूर इसका फायदा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच बेस इज फाउंड इन द विंडो क्लीनर। ये क्वेश्चन जो है आपके डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है, डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है कि अगर विंडो क्लीनर की बात की जाती है तो विंडो क्लीनर में कौन सा बेस या कौन सा क्षार पाया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सभी लोग मुझे इनके भी आंसर बता देंगे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पर मिलता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको कहां मिलेगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पर मिलेगा। पर उसके पहले अगर आपको पता है तो आप जरूर लिख दोगे, इनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मैंने बार बार हर बार ये बोला है कि एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है एसिड और बेसिस का, कि कौन से चीजों में कौन सा एसिड और कौन सी चीजों में कौन सा बेस माने कि कौन सा क्षार पाया जाता है। और इन सभी के बारे में क्वेश्चन लगातार हर एग्जामिनेशन में पूछे जाए, अगर आप एनालिसिस ढंग से करते हो तो। क्लियर है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये वाला टेबल मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है कि नहीं किया है। मैं ये वाला टेबल जो है हमारा साइंस बाय टीपी, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर भी डाला हूं, और हर बार इसको मैंने आपको रिपीट भी करवाया है। तो सभी लोग एक साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे कि अगर पूछा जाता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा लाइम वाटर माने कि चूने का पानी जिसे बोलेंगे, चूने का पानी जिसे बोलेंगे, इसका उत्तर रहेगा। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात किए जाते हैं, जो विंडो क्लीनर होते हैं, डोर क्लीनर होते हैं, माने कि खिड़कियां साफ करने वाले जो लिक्विड मिलते हैं उनको आपको वहां पे मिला जाता है। और उसके बाद अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूछा जाता है तो वो आपके सोप मान की साबुन में मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि साबुन का गुणधर्म कैसे रहेगा, गुणधर्म मान की उसका नेचर कैसे रहेगा। चलिए बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एसिड होता है कि बेस होता है ये लिख देंगे। और उसी तरह से अगर आपको एसिडिटी हो गई तो उस टाइम पे हम जो दवा खाते हैं, जो व्हाइट सफेद रंग का जो प्याला पीते हैं ना भाई साहब, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
और सभी लोगों ने सही उत्तर किया है कि साबुन में कौन सा गुणधर्म होता है, वो होता है आपके क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर हो गया आपको? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपके बेस के बारे में। तो एसिड के बारे में तो आपको सबको पता है। एसिड के बारे में सबको पता है ना? सबको पता है? पक्का पता है? ओके, मैं आपको पता है ऐसी आशा करता हूं और आगे बढ़ रहा हूं। इसे रिपीट करना नहीं है ना? सबको पता है ना? एक बार प्लीज हाथ ऊपर कर लेंगे सबको पता है, क्योंकि ये मैंने बहुत बार रिपीट करवा चुका हूं। ओके, हाँ, अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो ओके। आप सभी के लिए मैं यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूं। उन क्वेश्चन के आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका कि अगर चींटी ने काट दिया तो कौन सा एसिड निकलता है। अगर मैं आपको बोलूं कि दही के अंदर कौन सा एसिड होता है, उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि जो अंगूर होते हैं उस अंगूर के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैं अगर आपको बोलूं कि टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैं अगर आपको बोलूं कि जो कच्चे आम होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे। कहां पे लिख दोगे? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे। मैं आपके कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है सीटेट 2021 में। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। कि अम्लीय वर्षा जो होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और पांचों में से आपको चूज करके बताना है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। तो सबसे पहली बात, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस होती है। उसके बाद होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और उसी तरह से होती है आपकी एक और गैस, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दी नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा डी और ई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही उत्तर रहेगा। सब लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन के वजह से एसिड रेन नहीं होता है। और सभी लोग मुझे एसिड रेन को ही एक नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है मार्बल का कैंसर। मार्बल का कैंसर इस तरह से उसे बोला जाता है। और उसी तरह से ये एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, वो 4.2 से लेकर 4.4 या 4.5 के बीच में होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उसके पहले मैं एक क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं, उसका आंसर आप डिटेल में लिख दोगे। ठीक है? एसिड रेन में, एसिड रेन में कौन से एसिड बनते हैं, कौन से एसिड या अम्ल बनते हैं, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे। यहां पे आपको 3 अम्ल के बारे में लिखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। माने कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कौन सा अम्ल बनता है, अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करता हूं उसकी वजह से कौन सा एसिड बनता है, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो उसके वजह से कौन सा एसिड बनता है। इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलिए बताइए इसका आंसर। जो ढंग तरह से है ना बात नहीं कर सकते हैं, अपने गुरु के बताए गए जो ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं फोकट में पढ़ा रहा हूं उसकी वैल्यू नहीं कर सकते, वो टीचर बनने लायक नहीं है। अगर आप अहंकार में जी रहे हो, भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है अहंकार आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार आदमी को ले डूबता है और अहंकार के वजह से ही आदमी दुखी होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अहंकार करोगे, खुद को सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ अगर समझ रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि दुनिया में शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है। दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो, उससे बड़ा एक इंसान दुनिया में ऑलवेज होता है, हमेशा रहेगा। और ये अंतिम सत्य है। तो जब कभी भी आप किसी भी, मेरे ही बारे में नहीं बोलूंगा, ना ही किसी के बारे में बोलूंगा, पर टीचर टीचर होता है। टीचर टीचर होता है जो आपको सब कुछ दांव पर लगाकर, है ना, अपना समय दे रहा है, अपने परिवार का समय दे रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, रात रात भर सो नहीं रहा है,
आपके लिए हर बार ये सोचते रहता है कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, मेरा अभ्यर्थी, मेरा परीक्षार्थी जो दुखी है अपने जीवन को लेकर, वो कैसे पास करेगा, वो कैसी एग्जामिनेशन पास करेगा और अपना जीवन खुशहाल बनाएगा। ये अगर आप सोच रहे हो, तनिक भी सोच रहे हो, तो आपके मुंह से वो शब्द कभी नहीं निकलेंगे जो जनरली कुछ बच्चे बोलते हैं। और जो बोलते हैं ना, वो कभी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान में रखेगा। शिक्षक का मतलब जॉब हासिल करना नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। शिक्षक का मतलब वो इंसान है जो माता पिता के बाद, परमेश्वर के बाद तीसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति शिक्षक होता है। समझ रहे हो इस बात को? समझो, ठीक है? तभी जाकर बिहार और हमारे भारत का कल्याण कर पाओगे, नहीं तो वही होगा। जॉब करना है मतलब जॉब करोगे, जाओगे, आओगे, बच्चा गया भाड़ में, कोई उससे से रिलेशन नहीं। ये कभी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखेगा। ठीक है? क्लियर है? ये ध्यान में रखेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। कौन सा ऐसा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहलाता है? विच लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्वर्जिंग लेंस? जिसे कॉन्वर्जिंग लेंस, अब यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, तो मैंने इसके बारे में इतने डिटेल में पढ़ाया है, तो क्या बताओ? ठीक है, तो याद रखेगा, कॉन्वर्जिंग लेंस की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका कॉन्वर्जिंग लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और आप सभी को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वो जनरली एक जगह पर जाकर जो है जमा हो जाती है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ होता है, वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? देखते हैं कितने लोग उसका उत्तर दे पाते हैं। और उसी तरह से सेकंड टाइप का लेंस होता है, जिसे बोलेंगे हम, ये कौन से प्रकार का है जी? ये है आपका कॉनकेव लेंस। ये कौन सा है आपका? कॉनकेव लेंस होता है। इसे हम बोलेंगे अवतल लेंस। इसे क्या बोलेंगे हम? अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। और ये अवतल लेंस कौन से प्रकार का लेंस होता है? ये होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? जहां पे प्रकाश की किरणें एक जगह पर जमा नहीं होती है, लेंस के ऊपर गिरने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है, माने कि फैल जाती है। और इस प्रकार के लेंस को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? ये है आपका अभिसारी, और इसे बोला जाता है अपसारी लेंस। क्लियर है? इसका आंसर सभी ने दे दिया है क्या जी? बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने सही उत्तर दे दिया। अगर मैं फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो ये आपका कैसे रहेगा जी? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वही अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, तो इसका फोकल लेंथ या फोकस जो है वो बैक साइड में होता है। तो यहाँ पे इसका फोकस और ये रहेगा आपका फोकल लेंथ। तो इसका फोकल लेंथ कैसे रहेगा? वो रहेगा हमेशा निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा निगेटिव रहेगा। ये क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? इसमें एक और बात आपकी क्लियर करना चाहूंगा। अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसा कौन सा लेंस है, ऐसा कौन सा लेंस है जो ऑलवेज मान कि हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा? देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा माने कि ऑलवेज आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर क्या करोगे जी? इसका आंसर, लेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो लेंस कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका कॉनकेव लेंस रहेगा। कौन सा रहेगा? कॉनकेव लेंस। इसे बोलेंगे हम अपसारी लेंस, सॉरी, इसे हम क्या बोलेंगे जी? अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया है? कितने लोगों ने सही गेस किया था? यहाँ पे स्टार्टिंग में आंसर जो है वो कॉन्वेक्स लेना शुरू हो जाया था। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने आंसर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस देना शुरू कर दिया था। और इसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसा कौन सा मिरर, ऐसा कौन सा मिरर, मिरर माने कि दर्पण है जो ऑलवेज माने कि हमेशा आपका आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा? चलिए देखते हैं कितने लोग जो है इसका उत्तर सही तरह से बता पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कंफ्यूजन जनरली दर्पण और लेंस में ही होता है। चलिए बताइए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। ऐसा कौन सा दर्पण होता है जो आपका हमेशा आभासी, सीधा और
छोटा प्रतिबिंब देगा तो ये दर्पण कौन सा रहेगा? वो दर्पण रहेगा आपका कॉन्वेक्स दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। क्लियर है? कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। DSSB जूनियर स्टेनो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी? फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस भोजन में प्रति इकाई द्रव्यमान के हिसाब से प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है? प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है, अगर मैं इसमें ई ऑप्शन डाल देता हूं, इसमें ई ऑप्शन डाल देता हूं, आपका सोयाबीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही ढंग से सभी लोगों ने आंसर किया है। अगर पूछा जाता है ये 4 ऑप्शन, ये 5वां ऑप्शन अगर होता है तो याद रखिएगा सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन प्रति ग्राम पाया जाता है। और ये अगर आपका सोयाबीन इसमें ऑप्शन नहीं है तो दिए गए प्रश्न में से उत्तर रहेगा आपका मीट माने की मांस। मीट माने की मांस आपका सही उत्तर रहेगा। अगर वेजिटेरियन की बात करूंगा या बाकी सभी चीजों की अगर मैं बात करता हूं तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होते हैं। सर्वाधिक प्रति ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये चार्ट जो है आप देख पाते हो। अगर मैं इसका ओके चार्ट नहीं बना है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से आपको छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने बीच बीच में लिख कर दिए थे, उनके क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में करोगे। आपको सेशन कैसे लग रहा है वो भी लिख दोगे, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है वो भी लिख दोगे। इस सेशन में और कुछ क्या ऐड करना चाहिए, आपकी क्या राय है? क्योंकि एग्जामिनेशन आपको देना है, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, उसे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है? क्लियर है? ओके चलो, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और कल फिर मिलेंगे अपने 5 बजे के सेशन में, जहां पर इस बार 2025 का आपका और मेरा मिशन रहेगा कि आप टीचर बनोगे। कौन बनोगे? आप टीचर बनोगे। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं कल ठीक 5 बजे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।